क्या आपने नया नया ट्रेडिंग शुरू किया है? क्या आप भी बहुत सारे इंडिकेटर्स के बीच में हमेशा कंफ्यूज्ड रहते हैं कि कौन सा इंडिकेटर यूज़ करना है और कौन सा नहीं करना है? क्या आपने भी आरएसआई यूज़ किया कुछ दिन? मूविंग एवरेज, स्टॉकेस्टिक, बॉलिंजर बैंड्स, एमएसीडी, सब कुछ यूज़ करके देख लिया। एक ट्रेड में प्रॉफिट होता है तो दूसरे ट्रेड में लॉस होता है। बिलीव मी, जब मैंने भी ट्रेडिंग शुरू किया था तो मैं भी यही सब करता था कि बहुत सारे इंडिकेटर्स मैं ट्राई करता था। कभी आरएसआई ट्राई कर लिया, कभी मूविंग एवरेज ट्राई कर लिया, कभी बॉलिंजर बैंड्स, कभी एमएसीडी। लेकिन मैं अब ये सब नहीं करता। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं कौन सा इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, और अगर आप भी वो इंडिकेटर यूज़ करते हैं तो आपके दिमाग में जो कन्फ्यूजन हमेशा रहता है वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। डिटेल्स में मैं सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं जीरोधा के प्लेटफॉर्म के ऊपर, और यहाँ पे बैंक निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट यहाँ पे ओपन है। और यहाँ पे जो इंडिकेटर यहाँ पे ओपन है ये आरएसआई है। और आरएसआई का आपको तो बेसिक रूल्स पता ही है। जब आरएसआई 80 के ऊपर हो तब आपको वहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, और जब आरएसआई 20 के नीचे हो तब आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आरएसआई यहाँ पे ऑलमोस्ट 17-18 पे आ चुका है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना था, लेकिन प्राइस यहाँ से और नीचे आता है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करता है, उसके बाद फिर से और नीचे आता है। अकॉर्डिंग टू आरएसआई यहाँ पे आप बाइंग करते तो आपका यहाँ पे ज़रूर लॉस होता। यहाँ पे फिर से देखिए, यहाँ पे आरएसआई 80 के ऊपर है। इसका मतलब यहाँ पे आपको सेलिंग करना था, लेकिन प्राइस यहाँ से और ऊपर जाता है और ऊपर जाता है। इसका मतलब अगर अकॉर्डिंग टू आरएसआई यहाँ पे आप सेल करते तो आपका ज़रूर लॉस होता। तो इसलिए मैं आरएसआई यूज़ नहीं करता। अब बात करते हैं बॉलिंजर बैंड्स की। बॉलिंजर बैंड्स का जैसे आपको पता है कि अगर प्राइस अपर बॉलिंजर बैंड को टच करे तो वहाँ पे आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करना है। लेकिन यहाँ पे देखिए, प्राइस अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर जा चुका है, लेकिन उसके बाद फिर से एक और ग्रीन कैंडल, एक और ग्रीन कैंडल, और प्राइस यहाँ पे कंटिन्यूसली ऊपर ही जाता है। तो अगर बॉलिंजर बैंड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप कहीं पे सेलिंग करते तो फिर से आपको लॉस होता। यहाँ पे फिर से देखिए, प्राइस लोअर बॉलिंजर बैंड्स के नीचे है। इसका मतलब यहाँ पे आपको कहीं पे बाइंग का ट्रेड फाइंड करना था, लेकिन उसके बाद क्या होता है, प्राइस यहाँ से और नीचे आता है और नीचे आता है और नीचे आता है। इसका मतलब अगर यहीं पे आप बाइंग करते तो आपका ज़रूर यहाँ पे लॉस होता। इसलिए मैं बॉलिंजर बैंड भी यूज़ नहीं करता। अब यहाँ पे देखिए स्टॉकेस्टिक। स्टॉकेस्टिक जब 20 के नीचे हो तब आपको वहाँ पे बाइंग करना है। यहाँ पे ऑलरेडी 20 के नीचे है स्टॉकेस्टिक, लेकिन उसके बाद प्राइस और नीचे आता है और नीचे आता है और नीचे आता है। तो इसका मतलब ये इंडिकेटर भी एक्यूरेट नहीं है। अगर आप स्टॉकेस्टिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे बाइंग करते तो आपका ज़रूर लॉस होता। इसलिए मैं स्टॉकेस्टिक भी यूज़ नहीं करता। अब बात करते हैं एमएसीडी की। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट बिल्कुल साइडवेज है, और यहाँ पे एमएसीडी पे देखिए एक बार यहाँ पे बाइंग सिग्नल आता है, उसके बाद फिर से सेलिंग, उसके बाद फिर से बाइंग, उसके बाद फिर से यहाँ पे बाइंग। तो बार बार आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता। तो अगर मार्केट साइडवेज रहता है तो अगर आप एमएसीडी यूज़ करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपका बार बार स्टॉप लॉस ज़रूर हिट होगा। एमएसीडी ट्रेंडिंग मार्केट्स में बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन जब भी मार्केट साइडवेज हो जाता है तो एमएसीडी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। इसलिए मैं एमएसीडी भी यूज़ नहीं करता। अब बात करते हैं मूविंग एवरेज की। तो यहाँ पे 20 EMA प्लॉट किया गया है, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे देखिए साइडवेज मार्केट में एक बार प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे बाइंग करेंगे, उसके बाद फिर से तुरंत मार्केट नीचे आता है, फिर से ऊपर जाता है, फिर से नीचे आता है, फिर से ऊपर जाता है, फिर से नीचे आता है। इसका मतलब बार बार आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। यहाँ पे फिर से ऊपर गया, आपने बाइंग किया, उसके बाद फिर से नीचे आ गया। यहाँ पे देखिए नीचे आया, ऊपर गया, फिर से नीचे आया, ऊपर गया। यहाँ पे देखिए कंटिन्यूसली वही पैटर्न, ऊपर जाता है, फिर से नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है। तो इसलिए मैं मूविंग एवरेज भी यूज़ नहीं करता। अब बात यह है कि मैं आरएसआई यूज़ नहीं करता, मैं मूविंग एवरेज यूज़ नहीं करता, मैं एमएसीडी यूज़ नहीं करता, मैं स्टॉकेस्टिक यूज़ नहीं करता, मैं बॉलिंजर बैंड भी यूज़ नहीं करता। तो अब बात यह है कि मैं कौन सा इंडिकेटर यूज़ करता हूँ। तो चलिए देखते हैं कि मैं कौन सा इंडिकेटर यूज़ करता हूँ। मैं यूज़ करता हूँ पिवट पॉइंट्स एंड सीपीआर। सीपीआर मतलब सेंट्रल पिवट रेंज। बहुत सारे लोग सिर्फ पिवट पॉइंट्स का यूज़ करते हैं, लेकिन मैं उसके साथ सीपीआर का भी यूज़ करता हूँ।
और उसके साथ साथ मेरा फोकस हमेशा डिमांड एंड सप्लाई जोन के ऊपर रहता है। तो डिमांड एंड सप्लाई जोन और कुछ नहीं है दोस्तों, आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है। और उसके साथ मैं यूज़ करता हूँ PDH, इसका मतलब प्रीवियस डे हाई, जहाँ से प्राइस रेजिस्टेंस लेके नीचे आया था, और PDL प्रीवियस डे लो, जहाँ पे प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर गया था। अब चलिए चार्ट के ऊपर देख लेते हैं कि मैं कैसे यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे हम फिर से आ चुके हैं जीरोधा के ऊपर, और आपको पहले यहाँ पे स्टडीज़ में आना है, उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है। तो देख रहे हैं यहाँ पे सेंट्रल पिवोट रेंज, और उसके साथ आपको यहाँ पे पिवट पॉइंट्स, ये दो इंडिकेटर आपको चार्ट के ऊपर प्लॉट कर लेना है। तो अब देखिए यहाँ पे आपने चार्ट के ऊपर प्लॉट कर लिया CPR एंड पिवट पॉइंट्स को। तो ये जो है ये आपका है R1, इसका मतलब रेजिस्टेंस 1, उसके बाद ये है R2 रेजिस्टेंस 2, और उसके बाद यहाँ पे आप ऊपर यहाँ पे देख पाएंगे रेजिस्टेंस 3 R3, और वैसे ही यहाँ पे नीचे ये है आपका सपोर्ट 1 S1 सपोर्ट, ये है आपका S2, और उसके बाद ये नीचे आता है S3। आपका यहाँ पे 3 सपोर्ट हो गया, और ऊपर पे यहाँ पे आपका 3 रेजिस्टेंस हो गया। अब देखिए प्राइस यहाँ पे नीचे आके बिल्कुल यहाँ पे CPR पे सपोर्ट लेके धीरे धीरे यहाँ पे ऊपर जाता है। तो अगर आप यहाँ पे बाइंग करते इस कैंडल पे, जब प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेके यहाँ पे ऊपर आया था 57,110 पे, अगर आप बाइंग करते तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहता 56,990 के आसपास। इसका मतलब आपका ऑलमोस्ट 120 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहता, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए प्राइस ऊपर जाता है ऊपर जाता है, और यहाँ पे जब R1 जो रेजिस्टेंस था पहला, आप इसके आसपास अपना टारगेट प्लान कर सकते थे। यहाँ पे 57,410, ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे 300 पॉइंट्स का टारगेट मिल जाता। इसका मतलब 120 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस, और उसके बदले में 300 पॉइंट्स का आपका टारगेट। तो ऑलमोस्ट 1:2.5 का आपका यहाँ पे टारगेट अचीव हो जाता। यहाँ पे फिर से देखिए प्राइस यहाँ पे CPR पे सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, फिर से यहाँ पे नीचे आता है, उसके बाद फिर से यहाँ पे CPR पे सपोर्ट लेके धीरे धीरे फिर से ऊपर जाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि प्राइस यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। इस ट्रेंड लाइन का जब यहाँ पे ब्रेक होता है, तो उसके बाद यहाँ पे अगर आप यहाँ पे बाइंग करते तो उसके अकॉर्डिंग देखिए S2 S3 आपका यहाँ पे टारगेट ऑलमोस्ट S3 आपका यहाँ पे अचीव हो जाता। तो अगर यहाँ पे कहीं पे आप बाइंग करते 56,670 के आसपास, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे देखिए प्राइस 57,100 तक गया था। इसका मतलब ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे 400 पॉइंट्स का टारगेट मिल जाता। यहाँ पे देखिए यहाँ पे RSI 80 के ऊपर है, लेकिन प्राइस देखिए यहाँ पे और ऊपर जाता है। अगर यहाँ पे आप RSI के अकॉर्डिंग सेलिंग करते तो उसके बाद क्या होता है, प्राइस और ऊपर जाता है और ऊपर जाता है, तो आपका यहाँ पे लॉस होता। तो इसलिए मैं RSI यूज़ नहीं करता। यहाँ पे देखिए बॉलिंजर बैंड्स में भी सेम प्रॉब्लम, प्राइस अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर जाता है, लेकिन उसके बाद प्राइस और ऊपर जाता है और ऊपर जाता है और ऊपर जाता है। तो इसका मतलब अगर आप बॉलिंजर बैंड्स का भी यूज़ करते यहाँ पे तो भी ज़रूर लॉस होता, लेकिन अगर आप CPR एंड पिवट पॉइंट्स का यूज़ करते तो यहाँ पे आपको क्लियरली इंडिकेशन मिलता कि प्राइस यहाँ से और ऊपर जा सकता है। तो इसलिए मैं बॉलिंजर बैंड्स भी यूज़ नहीं करता। अब यहाँ पे MACD पे देखिए, यहाँ पे MACD पे सेलिंग का सिग्नल यहाँ पे आता है, लेकिन अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपको पहले से ही पता था कि कहाँ पे सेलिंग होने वाला है, ये रेजिस्टेंस आपको पहले से ही दिख जाता। इसका मतलब प्राइस नीचे आ रहा है, तभी यहाँ पे MACD पे सिग्नल आपको दिख रहा है। यहाँ पे देखिए प्राइस नीचे आता है ऊपर जाता है ऊपर जाता है नीचे आता है, बार बार यहाँ पे एक बार आपको बाइंग सेलिंग, तो आपका यहाँ पे बहुत बार स्टॉप लॉस हिट हो जाता। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो सारे इंडिकेटर्स है, MACD हो गया, बॉलिंजर बैंड हो गया, RSI हो गया, मूविंग एवरेज हो गया, ये सभी लैगिंग इंडिकेटर्स है। लैगिंग इंडिकेटर्स का मतलब होता है प्राइस का मूवमेंट होने के बाद इंडिकेटर्स में आपको सिग्नल आता है, लेकिन सिर्फ पिवट पॉइंट्स एंड CPR ही है जो आपको पहले से ये बता देता है कि प्राइस कहाँ पे जाके रेजिस्टेंस ले सकता है, कहाँ पे जाके प्राइस सपोर्ट ले सकता है। तो ये आपको पहले से ही मालूम पड़ जाता है। तो ये है आपका मूविंग एवरेज। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्लियरली ये है 20 MA, और यहाँ पे 5 मिनट्स का कैंडल यहाँ पे ओपन है। जैसे ही मैं 5 मिनट्स को चेंज करके यहाँ पे 15 मिनट्स करता हूँ, देखिए मूविंग एवरेज भी यहाँ पे चेंज हो जाता है, लेकिन पिवट पॉइंट्स एंड CPR वही रहता है, वो चेंज नहीं होता। यहाँ पे अगर मैं टाइम फ्रेम को चेंज करके 1 आवर कर देता हूँ, तो देखिए
मूविंग एवरेज यहाँ पे कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे टाइम फ्रेम को 1 मिनट कर देता हूँ तो देखिए मूविंग एवरेज यहाँ पे फिर से चेंज हो गया। तो इसका मतलब बाकी जो सारे इंडिकेटर्स है वो टाइम फ्रेम के चेंज होने के साथ साथ इंडिकेटर भी चेंज होता है, लेकिन सिर्फ CPR एंड पिवट पॉइंट्स ही है जो टाइम फ्रेम के चेंज होने के साथ चेंज नहीं होता। इसलिए मैं कोई भी इंडिकेटर यूज़ नहीं करता, मैं सिर्फ पिवट पॉइंट्स एंड CPR का यूज़ करता हूँ। उसके साथ मैं इंपॉर्टेंट डिमांड एंड सप्लाई जोन और प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, ये सब यूज़ करता हूँ मैं। तो मैं पिवट पॉइंट्स एंड CPR का यूज़ करके मैं कैसे ट्रेड लेता हूँ और मैं कौन कौन से स्ट्रैटेजी अप्लाई करता हूँ, सब कुछ आपको डिटेल्स में अगले वीडियो में जानने को मिलेगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।